देखो, मेरा कहना ये है कि एक एक अमीर व्यक्ति व्यवहार बनाता है, ना कि व्यापार। अब व्यापार मतलब बिजनेस और व्यवहार मतलब बिहेवियर, या क्या बोलते हैं, लगाव। अब ये व्यवहार कहलाता क्या है? देखो, दो तरह की थिंकिंग होती है, एक व्यवहारिक थिंकिंग और व्यापारिक थिंकिंग। व्यापारिक थिंकिंग मतलब मेरा स्वयं का लाभ, व्यवहारिक थिंकिंग मतलब मेरा भी लाभ, अन्य का भी लाभ। सपोज़ करो, मैंने एक बुक पढ़ी 1000 वेज टू फर्स्ट $1000। ठीक है, ये मैंने बुक पढ़ी नहीं, मतलब कि मैंने समरी सुनी, क्योंकि मेरे को पढ़ने की आदत नहीं है, एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मेरा नहीं है, तो नहीं है, डेट्स इट, कंप्लीट। तो मैं बस, मेरे पे एक वो है कि दुनिया मुझे कहती है यार तुम वो नहीं पढ़ सकती, यूँ नहीं कर सकते, तुम पे कोई स्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पे एक स्किल है कि अगर मेरे पे कुछ नहीं आता तो मैं अपने आप को कैसे फेवरेबल बना दूँ, कैसे प्रोडक्टिव बना दूँ, वो मुझे आता है। ये मेरी स्किल है। स्किल क्या है? हुनर मेरा क्या है? यही हुनर है कि अगर कोई मुझे कहता है कि डिसिप्लिन ये नहीं कहलाता, तो मैं कहता हूँ डिसिप्लिन मेरा आलस भी कहलाता है, क्योंकि ये मेरा रूटीन है। ठीक है, तो मैं मीनिंग बदलना जानता हूँ बिकॉज मैं रियलिटी जानता हूँ। ठीक है, मस्त ऑफली 1000 वेज टू फर्स्ट $1000, तो उसमें 6 स्टेप्स बता रखे। पहला तो उसमें से 5 तो मैं एक्वायर्ड करता, और जो सेकंड था वो मैं एक्वायर्ड नहीं करता। कि भाई आपको क्या बोलते हैं, जो देखो, पहला था अगर प्रॉब्लम्स आए तो एक सामान्य व्यक्ति सोचता है अरे प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, नहीं। एक वो सोचता है कि इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करवाना चाहता है और कौन पैसे कमाना चाहता है। ये थिंकिंग मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा एक डायलेमा था, मेरी एक सोच थी पुरानी जो मुझे बार बार रोकती थी। वो यूँ कहती थी, जैसे लोग बुलेट चलाते, ये सारी चलाते, अब ये सारे प्रदूषण भी कर रही होती, एक आदमी दूसरे आदमी को नीचता भी दिखा रहा होता, तो जो लोग व्यापारी है वो तो कहेंगे हम तो बेचेंगे भाई, हमारा धंधा है ये। मैं कहता था नहीं, मैं कहता हूँ मैं एब्सोल्युटली इस चीज़ को रॉन्ग कहता हूँ, क्योंकि बुलेट चीज़ें, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। क्यों? ये प्रदूषण करती है, ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से निचला दिखाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार भी ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलत तो नहीं करे, ऊंच नीच नहीं बनाए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। खुशियाँ हम फ्रीडम में भी देख सकते हैं। दुनिया को वो चीज़ दो जो दुनिया के काम आए, ऐसी चीज़ बना कर दो जो दुनिया के फेवर हो पाए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति को अलग बना पाए। मेरा कहना हमेशा से यह है, आप लाभ के पीछे ना पड़ो, आप केवल काम करो। आपका काम ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को लाभ दे, और दुनिया को मतलब समस्त चीज़ों को लाभ दे, केवल एक व्यक्ति को लाभ ना दे जिसको आप दे रहे हो, वो समस्त व्यवस्थाओं को संतुलित रख सके। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो स्वयं व्यवस्था आपको लाभ देगी, और जब वो लाभ देगी तो आप एक एक्सट्रीम रिच और रिच में अंतर हो जाता है। अगर एक्सट्रीम रिच की कंडीशन में देखा जाए तो पुअर और रिच आप ऑटोमेटिकली जज कर सकते हैं। पुअर और रिच डायमेंशनली चलते हैं। अगर कोई अमीर ज़्यादा लाखों रुपए पैसा होने के बाद भी कहता है मैं अमीर हूँ, नहीं होगा। अमीरता का मतलब है मैं क्या खुश हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं संपन्न हूँ। संपन्नता संतुष्टि में होती है, संतुष्टि संतुलन से आती है, और ये चीज़ नहीं पाई जाती, रियलिटी में नहीं पाएगी। ठीक है, 10 तरह के धन इसलिए कहता हूँ मैं 10 तरह के धन, क्योंकि 10 तरह के धन में एक ज्ञान भी आ जाता है। आप क्या जानते हो, ये भी धन है एक तरीके का। तो 10 प्रकार के धन है। और सतो ज्ञान क्या कहलाते हैं? देखो, ज्ञान जो आज हम समझते हैं वह ज्ञान होता है कि हमने कुछ चीज़ जान ली, ये ज्ञान है। ये सिर्फ ज्ञान का एक पहलू है। वास्तविक ज्ञान का मतलब होता है क्या मैं जान चुका हूँ जो मैं हूँ, क्या मैं अपने सतो ज्ञान को पहचान चुका हूँ जो मैं हूँ, क्या मैं अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जान चुका हूँ मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अगर जो अपनी क्रियाएं, चाल, अस्तित्व वास्तविक जान जाता है वह ज्ञान कहलाता है। वास्तविकता को जो अनुभव कर जाए वह ज्ञान है। सतो कुंडलियाँ कभी भी आप कितना जानते हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो, कितनी वो हो, ये तो परिस्थितियाँ है। परिस्थिति बदल जाएगी, आपको जानवरों के बीच में डाल दिया जाएगा तो आप वहाँ पे फिर A² B² नहीं करते पाओगे। आप वहाँ पे उनकी नीतियाँ इस्तेमाल कर दोगे कि कैसे भोजन प्राप्त करना है, कैसे अपने आप को बचाना है। हर तरीके का ज्ञान है। तो ये ज्ञान का एक पहलू है कि सीखना, परंतु ज्ञान वास्तविक में सीखना नहीं है केवल। ज्ञान तो ये है वास्तविकता जानना कि परिस्थितियाँ मुझे बदल रही है, और यदि मैं परिस्थितियों से परे हो जाऊँ तो मुझे वास्तविकता का ज्ञान अनुभव हो जाएगा कि परिस्थितियाँ मेरे वस्त्र, मेरा हाव भाव, मेरी चालें सब निर्धारित कर रही है। तो अब मैं निर्णय ले सकता हूँ मुझे किस परिस्थिति में रहना है। ये ज्ञान होता है, ये तेज होता है, ये अनुभूति होती है, क्या आप में है। अगर कोई व्यक्ति मेरी तरह आपको यूँ कहे कि क्या आप में है और आपको चैलेंज करे, तो आप उसको चैलेंज की तरह ही लो। उसको बस एक आत्मविश्वास की वो दो मूर्त, ना कि उससे थोड़ा सा ईर्ष्या करो।
केवल ये लोग, चलो मानता हूँ मेरे पास नहीं है पर मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ये इतनी तेज ही, इतनी चेतना ही ये निर्धारित करती है कि आप जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे गलत साबित कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करो। मैं आपको कहता हूँ कि आप आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते, पर आप कह सकते हो चलो ठीक है मैं आत्मा नहीं बन सकता पर मैं मानता हूँ कि हाँ मैं आत्मा हूँ। बस आप इतना कह दो कि आप अपने आप ही परमात्मा में परिवर्तित हो गए। क्यों? जो व्यक्ति अपना अस्तित्व जान लेता है वही दिव्य कहलाता है, और आत्मा रूपी दिव्य मतलब कि परमात्मा। ठीक है, मेजरली यही कहलाता है। जो व्यक्ति जान जाता है कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ, तुमने कुछ गलत लिखा, मैं निठल्ला नालायक ही हूँ, क्योंकि मैं जो तुम्हारे पर सक्सेस में लायक है उस चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ, पर मैं बाकी सब चीज़ों के लिए नालायक ही कहलाऊँगा, है ना। तो एब्सोल्युटली हाँ मैं नालायक हूँ। मैं मान के चलो अगर कोई मुझसे कहता है तुमने ट्रेडिंग नहीं करी तो तुम नालायक हो, है ना, तुमने अगर मेहनत नहीं करी तो तुम नालायक हो। ठीक है मैं मेहनत में नालायक हूँ पर मैं आलस में लायक हूँ। ठीक है मैं क्या बोलते हैं मेहनत के लिए नालायक हूँ पर मैं दिमाग चलाने में लायक हूँ। कुछ समझ में आया? ठीक है मैं समझ चीज़ों के लिए नालायक हूँ परंतु मैं अपने आप के लिए लायक हूँ। बस यही हमें समझ में आता है कि नालायक और लायक तो कुछ है ही नहीं। लायक और नालायक के अपने आप में शब्दों में ये बैठा है कौन किस चीज़ के लिए लायक है, और जब एक चीज़ के लिए लायक हो तो बाकी चीज़ों के लिए नालायक ही कहलाओगे। ऐसी ही परफेक्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी में। कोई सिस्टम कोई इंजन अगर यूँ कहते हो कि ये परफेक्ट है, ठीक है मैं सिचुएशन कंडीशंस बदल देता हूँ, मैं उसी इंजन को दलदल में चला देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। एक परिस्थिति में एक सिस्टम को मैं एक जगह पे स्थान पे कैसे तो इस चीज़ के लिए परफेक्ट है। रियलिटी में कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं। क्यों? मिस वेरिएबल फैक्टर अनंत है, बढ़ते चले जाती है। बुद्धि का विस्तार बढ़ते चले जाता हो, फिर बुद्धि का विस्तार करो या विपरीत चले, विनाश तो होना ही होना है। ठीक है, मुख्य इसलिए अकल कब आती है? जब विस्तार होगा, जब विनाश होगा चीज़ों का, जब चीज़ें बिखरेगी टूटेगी और नष्ट हो जाएगी, तब पुनः जो चक्रित होएगी वही अकल देकर जाती है कि हाँ पहले जो गलती करी थी अब क्या नहीं करनी। यही अकल है कि समय के संग आती है, और समय यहीं से पैदा होता है और ख़त्म भी होता है। मुख्यतः आपको यही ज्ञात करना है कि व्यवहारिकता और व्यापारिकता कि जीवन के दो पहलू हैं। दो पहलू, या तो आप व्यापारिक चिंतन करोगे या व्यवहारिक चिंतन करोगे। व्यवहारिक चिंतन में सिंपल सा ये है मेरा भी लाभ और अन्य का भी लाभ। व्यापारिक में स्वयं का लाभ देखते हो आप केवल। ठीक है, दुनिया व्यापारिक चलती है, मैं व्यवहारिक कहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति यूँ कहता है मेरे पास अनंत धन है, धन से बहुत कुछ आता है, धन की ज़रूरत बाद में पता चलती है, तो वो समझो खुद तो बेचारा दलदल में फंसा ही फंसा है। वो आपको भी कह रहा है कि आ जाओ दलदल में आ जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दलदल में खिंचते चले जाओ। ठीक है, आप पे बुद्धि है, आप पे तेज है, आप जानते हो कि संघर्ष कहीं ना ख़त्म होने का। कोई व्यक्ति कहता है आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बेहतर बन सकती है पहली ज़िंदगी से, पूर्व ज़िंदगी से, परंतु सुधरने का ठेका तो आपने स्वयं ने ले रखा है। जब आपका मन करेगा जब आप चीज़ें बदल दोगे, जब नहीं करेगा तो आप चीज़ें ठहराए रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों में तो बांधेगी नियम। यही नियम कहलाते हैं लाइफ रूप में, रियलिटी में। ठीक है, तो मेजरली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक व्यवहारिक व्यक्ति हमेशा ये चिंता नहीं करता है कि मैं अगर कोई चीज़ बेच भी रहा हूँ या कोई चीज़ बना भी रहा हूँ, क्या उसमें केवल मेरा ही फ़ायदा है, या जिस चीज़ को मैं बेच रहा हूँ वो समस्त व्यवस्थाओं के लिए फ़ायदा है, समस्त सिस्टम के लिए, तंत्र के लिए फ़ायदा है। अगर पूर्ण चीज़ों के लिए फ़ायदा है, उसमें सभी सुखी है तो ठीक है। और यदि व्यापारिक रूप में मैं कहूँ तो मैं अपना लाभ देख रहा हूँ तो ठीक है। एक पुअर पर्सन संतुष्ट और खुश इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसा तो होता है, एक चीज़ अत्यधिक होती है, बाकी सब चीज़ें न्यूनतम। ठीक है, तो वो क्या है? व्यापारिक व्यक्ति है। और व्यवहारिक व्यक्ति इकलौते ही पैदा होते, कुछ पैदा होते, क्या वो कुछ बन सकते हो, है ना। तो व्यवहारिकता में आप यूँ नहीं कहोगे कि क्या गलत हो क्या सही है। व्यवहारिकता में आप ये देखोगे कि क्या मेरे लिए जो सही है वो सबके लिए सही है। अगर सबके लिए सही है, सबके में सबसे पहले आपका चिंतन वही जाना चाहिए कि सबसे निचले पद वाले के लिए क्या चिंतन है। और यही मीनिंग ऑफ लाइफ है कि लाइफ कभी कभार ऐसा लगता है हम फिलोसोफर्स को कुछ मतलब नहीं है लाइफ का, पर रियलिटी में लाइफ का मतलब यही है कि आप अपने आप को परफेक्ट बना लो और एक पूरे सिस्टम को परफेक्ट बना लो। बस यही व्यवहारिकता है। जीवन का महत्व यही है कि आप अपने आप को पहचान लो। जब आप अपने आप को पहचान लोगे तो आपको ये लाइफ भी मीनिंगफुल लगने लग जाएगी, आपको ये लाइफ का मतलब भी लगने लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं व्यापारिक रूप में देखूँ तो समस्त प्राणी, मान लो समस्त व्यक्ति, आदमी औरतों की तरफ आकर्षित होते हैं।
समस्त व्यक्ति प्राणी क्या बोलते हैं, अपनी औलाद पैदा करती है सेक्स करके, संबंध बना के, संभोग करके, ठीक है, खुद के डीएनए का, खुद के खून का वो करके पैदा कर देते हैं और फिर उसको सौंप के चले जाते सारी चीज़ें। क्या एक चीज़ बताओ, क्या लगाव जो था केवल अपने बच्चे से आया था, या लगाव आना चाहिए था परवरिश से? आपको क्या अपने बच्चे से, है ना? यही आपकी व्यापारिकता सोच है कि आप एक सामान्य आत्मा हो जो प्रभावित हो चुकी मानव रूप में। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे रॉन्ग साबित करो। कैसे? कि हाँ मैं ये चीज़ें करता हूँ, मानता हूँ, परंतु मैं इस चीज़ को सुधार सकता हूँ। ये जो आप थोड़ी सी क्वेरी कर देते हो ना क्वेश्चन आगे का, यही बता देती कि आपके अंदर कुछ यूनिक है। क्योंकि अत्यधिक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति ये भी चिंतन नहीं करते, वो इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते अपने आप को, वे अपने ही घमंड में जीते हैं। फिर वो घमंड को मैं जानता हूँ कैसे उठाड़ना होता है। मैं वो किसान बन जाता हूँ। तो सांड को अगर बात नहीं मानता तो ली कामची और मारते मारते चला गया, जब तक चलेगा नहीं। अत्यधिक नहीं होगा तो मैं जब तक खाल नहीं उखड़वा लूँ और उसकी खाल बिस्तर रूपी न भिजवा दूँ तब तक मैं मानूंगा नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि सांड नहीं माना एक बार भी। एक बार मान जाए तो फिर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए योगदान करूँ, परंतु अगर वो योगदान करने के लिए राजी नहीं तो मैं फिर कसाई भी हूँ, ठीक है? तो नियम दोनों साइड है, परंतु पहले जहाँ जिसका समय है, जिसका हक जहाँ पे है, पहले उसको निभाने दो। नहीं निभाया उसने तो फिर अपना निभाने का समय आएगा। हक दो तरीके से निभाया जाता है, ये वस्तु मेरी है और मैं इस वस्तु का हूँ, ठीक है? जब कसाई नुमा बन रहा हूँ तो ये वस्तु मेरी है, और जब वो क्या बोलते हैं निर्भय बन रहा हूँ, मतलब कि शांत आनंदनीय व्यक्ति शांत व्यक्ति बन रहा हूँ, मतलब गौ व्यक्ति, तो मतलब मैं इस वस्तु का हूँ, ठीक है ना? तो ये जिम्मेदारी अपना रहा हूँ। एक जगह जिम्मेदारियाँ थोप रहा हूँ, जिम्मेदारी थोप नहीं रहा, अपने आप में थोप रहा हूँ जिम्मेदारी कि मेरा हक बनता है इसे सुधारूँ, और एक जगह मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने कर्तव्य पालन करूँ। यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरी खाल उखेड़ी जाएगी, और उखाड़ना तय बनता है कि फिर मेरी चमड़ी निकाली जाएगी, क्योंकि बीतने वाला तो बीत जाएगा, मैं अपने घमंड में रह जाऊँगा। इसलिए थोड़ा निष्कर्ष रखें। पहचान में ही कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति के पास 2 बच्चे हैं, अब मुझ में और बाकी में क्या अंतर होगा देख लेना थोड़ा सा। मैं थोड़ा अपने आप को क्यों रख रहा हूँ, मैं भी पहली बार व्यापारिक व्यक्ति ही हूँ। कई परिस्थितियों में मैं भी व्यापारिक हो जाता हूँ, परंतु फिर बाद में मुझे मेरी परिस्थितियाँ बदलती है तो मुझे अकल आती है, या ध्यान लगता है और ज्ञान आता है। हाँ, ध्यान से ज्ञान आता है और ध्यान ही ज्ञान कहलाता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, तो मैं अपने आप को सुधार देता हूँ, बेहतर बना लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इस वाले व्यक्तित्व की बात करता हूँ। मान के चलो इस व्यक्तित्व को मैं नाम देता हूँ लव, और पूर्ण व्यक्तित्व को नाम देता हूँ, क्या बोलते हैं, मेरा 2 नाम है, तो लक्ष्य। जो लक्ष्य था, मान के चलो मैं ही था, पूर्व था, अब कुछ और। तो जिसको अकल नहीं थी उसने क्या करा, उसके बाद 2 बच्चे थे, एक उसका खुद का बच्चा था और एक उसका गोद लिया हुआ बच्चा। अब उसने क्या करा, जब वो मेहनत करी, बनाया, सब कुछ करा, तो उसने बहुत कुछ बना लिया। अब उसने सारा पैसा, अपनी सारी दौलत अपने वाले बच्चे के नाम कर दी जो उसके खून का था। अब वो था नालायक, लायक हो या ना हो, नालायक था। और जो लायक था, मतलब जो खुद का बच्चा नहीं था, उसके नाम पे नहीं करी क्योंकि वो उसके खून का नहीं था, ठीक है? यहाँ में कुछ लगता है, फिर इसमें एक और कॉम्बिनेशन निकल गया। उसने आधी संपत्ति दोनों के नाम पे करती लक्ष्य ने, आधी लायक वाले के और आधी नालायक के नाम पे। क्यों लायक के नाम पे क्यों करी? क्योंकि वो लायक था, ठीक है? या इसलिए कर दी कि मैंने पाला। दोनों जगह ही काम ऐसे हुए हैं कि बात तो सही करी लक्ष्य ने कि भाई लायक वाले के करी, परंतु मान के चलो वो दोनों ही नालायक होते तब तो भी करती। प्रभाविकता है ज़्यादा है। एक मान लो एक गरीब बच्चा पैदा हुआ, उस गरीब बच्चे ने ये चिंतन करा, ये सहनसा है, मुझ जैसे व्यक्ति के बच्चे कारों में घूम रहे, जिसका बाप कभी कारों में नहीं घूमा,
जिसका बाप सामान्य तल पर चला नंगे पैर, ये लोग चप्पल जूती क्या कारों में घूम रहे हैं। क्यों? बाप ने छोड़ रखी संपत्ति। अब घूम रहे हैं और घूमते 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 एक गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर वो गरीब सोचता है, हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, तू मुझे बस इतना बता, मेरे भाग्य में ये चीज़ क्यों नहीं लिखी, मेरी किस्मत में ये सब क्यों नहीं लिखा, इनको क्यों मिला। मैं मान सकता था कि अगर ये मुझ पर मजाक उड़ा रहे हैं, ये तब उड़ाते जब चलो इन्होंने खुद न कमाया हो, इनको मिल गया, मेरी क्या गलती थी। जब ये पली पलाई चीज़ें मिलती है ना, तब पता चलता है एहसास क्या होता है गरीबी का। गरीबी इसलिए तो कहता हूँ वरदान है, वरदान दुख देती है। जब होती है तो व्यक्ति कहता है कि लोग कहते हैं बेशक कि गरीबी वरदान है, पर वास्तविकता में गरीबी श्राप है। पर जब निकल जाते हो ना उस समय के बाद, उस समाज को पीछे छोड़ के निकल जाते हो और संपन्नता में आते हो, तब कहते हैं वास्तविक में वो गरीबी ही वरदान था। और ये हकीकत है। और वापस अगर वो इसी गरीबी में आ जाए तो वापस वो उसी गरीबी को श्राप कहेगा। ये श्राप और वरदान समय के संग बदलते रहते हैं, ठीक है ना। समय के संग बदलते रहते हैं कि जब मेरे पे बीत रही है तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ ये बुरी है, संघर्ष बुरा है। जब नहीं बीत रही तो मैं कह रहा हूँ बेहतर ही था संघर्ष, कुछ नहीं तो बेहतर ही था। तो ये होता है, मानसिकता समय के संग बदलती है। और अंतिम में ये कहना चाहूँगा, मेजरली आपको यही समझना, अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है कि अब आया लव ने ये चीज़ भाप ली थी। लव ने अपने बच्चों के नाम करा ही नहीं। अगर दोनों बच्चे लायक थे, मान लो खुद की औलाद लायक थी, दूसरी नालायक थी, तो लायक वाले क्या कर दिया। अगर दोनों लायक थी तो दोनों के नाम कर दिया, और यदि एक नालायक थी और दोनों नालायक थी तो दोनों के नाम ना करा। क्यों? हम लायक को महत्व दे सकते हैं कि तुम लायक तो हुई। अब लायक पहचानने की भी अलग क्राइटेरिया है। उसे पहले खुद बना दो, पहले उसे कहो कि 1 करोड़ की संपत्ति खुद बना ले, फिर ले हो जाके। जब वो खुद ठोकरे खाएगा बिन नाम के, तब उसे अकल आएगी संघर्ष का, गरीबी का, ठीक है ना। और एक सामान्य व्यक्ति को, मान लो एक लव को रास्ते में एक गरीब व्यक्ति पाया, उस गरीब व्यक्ति के अंदर वही तेज पाया जो उसके दोनों बच्चों के अंदर नहीं पाया। एक जो पाला हुआ है और एक जो खुद का बच्चा है, दोनों के अंदर नहीं पाया। तो व्यक्ति, उस लव ने उसको हेल्प करी, उसको अपना लायक पुत्र बनाया, जिसकी परवरिश भी नहीं करी थी, क्योंकि वो लायक था। तो क्यों? क्योंकि उसने उसके अंदर अपनी छावा देखा था। छावा आपके खून से पैदा नहीं होता, छावा आपके स्पर्म से पैदा नहीं होता, छावा आपके क्या बोलते हैं डीएनए से पैदा नहीं होता। क्या आपका खून है, आपका डीएनए, ये नहीं। जो व्यक्तित्व कहलाता है वो परिस्थितियों के अनुसार आता है, और ये वास्तविकता है, माननी ही पड़ेगी। व्यक्तित्व कभी भी पूर्ण रूप से आपके डीएनए, आपके खून, आपके संबंध से नहीं आता। बस बाहरी मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, एनाटॉमी अंदर डिज़ायर जो तेज और आत्मा होगी वो कभी नहीं आएगी। ये ऑलवेज यू अंडरस्टैंड। मुझे कंपनी अगर मैंने बनाई है, मैंने कुछ बनाया है, तो मैं उसको देके जाऊँगा जो मेरा छावा होगा, जिसमें मुझे अपनी आत्मा दिखेगी, जिसमें मुझे अपना तेज दिखेगा। जिसमें नहीं है उसमें नहीं। क्या इसके लिए मैं कोई परीक्षा लूँगा? हाँ, परंतु क्या कागज़ी परीक्षा लूँगा? नहीं। दृष्टि देखूँगा, दिव्य दृष्टि। और ये दिव्य दृष्टि गुण और चालों से पनपती है, परिस्थितियों को देख कर पनपती है। क्या ये लायक है या नहीं है? लायकता का ऐसे ही पता चलता है, परिस्थितियों में छोड़ा जाता है कि किस तरीके से समाधान कर रहा है ये चीज़ों का, क्या तरीका अपना रहा है। वो तरीक़ों को अध्ययन कर बताया जाता है क्या ये मेरा छावा है या नहीं। छावा मतलब परछाया, क्या ये मेरा स्वरूप है या नहीं, क्या मेरा छायांतर रूप है या नहीं, वो चीज़। तो ये 2 अंतर हैं व्यापारिक कि अगर कोई व्यक्ति यूँ सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे के नाम करके जा रहा हूँ, मैं सुख का काम करके जा रहा हूँ, नहीं, आपका बच्चा फिर कल को वो जो एक गरीब के संग वो करेगा तो वहीं पता चल जाता है आपकी परवरिश कितनी गंदी थी। व्यापारिकता ये संबंध पूरा, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं रखता। और व्यवहारिक संबंध क्या होता कि आपका बच्चा कितना भी गरीब अमीर क्यों ना हो या कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसने इंसानियत रखी, उसने व्यवहारिकता रखी। अगर किसी के संग गलत हो रहा है तो उसको साधन दिया, उसको बढ़ाया, जो धन आपने प्राप्त करा उसको वापस व्यवस्थाओं को लौटाया, समाज को लौटाया, और एक अनेक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का लाभ करने की सोची।
काम की इच्छा से और स्वयं व्यवस्थाओं ने लाभ दिया। ये होती है व्यवहारिकता है कि अंतिम रूप में व्यवहारिकता दिखती है कि आपने एक रिच पर्सन होकर क्या रिच माइंडसेट वाले पर्सन को पैदा करा है या नहीं है। अगर है तो ठीक है। ये संबंध खून के नहीं होते। व्यापारिक खून का होता है कि अपना वस्तु बेचा तो उसका कुछ लाभ चाहिए स्वयं के लाभ के लिए। व्यवहारिकता ये होती है आपने केवल दिया है, अगर वो कुछ किसी के लाभ का होगा तो अपने आप स्वयं लौट जाएगा। यही ब्राइट मनी कहलाती है। दिस इज़ योर लाइफ कि मीनिंग ऑफ लाइफ ये कहलाता है कि आपका पुत्र कभी भी आपके खून से नहीं कहलाता। पुत्र गुरु और शिष्य में यही अंतर होता है कि गुरु शिष्य कभी भी खून से संबंध नहीं रखते कि कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है। गुरु और शिष्य और पिता और पुत्र तो केवल संबंध रखते किस चीज़ से कि गुरु का कर्तव्य होता है ज्ञान देना, सही बात बताना, और शिष्य का कर्तव्य होता है कि उस ज्ञान का अनुभव करना। अनुभव खुद से करा जाता है स्वयं से। हाँ, अनुभूति और अनुभव स्वयं से करा जाता है। गुरु उसने केवल बताया, अब उसको परखना क्या वो सत्य है या नहीं है। अगर है तो स्वीकार कर लेना, नहीं है तो गुरु को कह देना कि गुरु साहब गुरु ये असत्य लग रही है। इसी को उपनिषद कहते हैं कि उपनिषद में गुरु और शिष्य की चर्चाओं की बात होती है, शिष्य के द्वारा सवाल उठाए हुए, और ये उठाना अनिवार्य होता है कि उपनिषदों में ज़्यादा ज्ञान होता है वेदों से ज़्यादा, क्योंकि वेद तो केवल गुरु के ईश्वर के सुनाए हुए हैं। और ईश्वर मतलब कि वहाँ पे ईश्वर कुछ नहीं है, प्रकृति द्वारा श्रुति साहित्य है मात्र। वास्तविक नाम पे कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रकृति नहीं, केवल श्रुति सुनी सुनाई बातें। पर उपनिषद उन बातों पे चिंतन करा हुआ है, एक व्यक्ति के जीवन गए हुए। तो उपनिषदों में ज़्यादा ज्ञान है। कुछ उपनिषद परसेप्शंस पे हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मात्र मानसिकता है, क्योंकि हम मानव है, यही जीवन है।